Namaskar, namaskar, namaskar. This is Byomkesh Meher. I welcome all of you in this Unacademy studio. Let's crack UPSC CSC. Yes. So today I'll discuss about the नीति आयोग. ठीक है. प्लानिंग कमीशन को खत्म करके एक नया कमीशन बना था, दैट इज नोन एज नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. अब नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 से शुरुआत हुआ है और प्लानिंग कमीशन जो अब तक 1950 से लेकर 2015 तक हुआ है. तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो 5 साल और ऐसा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो 65 ईयर्स और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो अब तक 5 साल हुआ है, दोनों में कंपेयर करना जस्टिफाइड नहीं होगा, बट हम लोग कोशिश करेंगे. बट बिफोर दैट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ये जो मेरी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं 4 बजे से लेकर 5 बजे तक, 4 to 5 PM. यस, इकोनॉमिक्स का जो सीरीज चल रहा है 4 बजे से 5 बजे तक, B2M में, बिगिनर टू मास्टर में. एंड ये जो सीरीज चल रहा है 8 बजे से 9 बजे तक, इंडियन पॉलिटी. और ये दोनों ही पोर्शन में 45 डेज के अंदर मैं कंप्लीट कर दूंगा. Within 45 days I'll complete both the series. एंड उसके साथ साथ मॉर्निंग का जो है 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, 10 to 11 PM हम लोग जो है चला रहे हैं क्विज कंपटीशंस. ठीक है, वो आपको कहाँ पर मिलेगा? अनअकैडमी ऐप में मिलेगा. एंड दिस इज कम्प्लीटली फ्री क्लासेस, कम्प्लीटली फ्री. और उसके साथ साथ PDF भी चाहिए तो आप अनअकैडमी ऐप में जुड़ सकते हैं. क्लियर है पॉइंट? प्लस का फ़ायदा क्या है? प्लस में आपको डेली बेसिस में क्लासेस मिलते हैं, लाइव क्लासेस मिलते हैं, डाउट क्लियरिंग क्लासेस मिलते हैं. उसके साथ साथ जो भी जो रिकॉर्डिंग वीडियोस होगा आप उसको कभी भी आप देख सकते हो. उसके साथ साथ जो टेस्ट सीरीज़ होंगे वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे. एंड सबसे बढ़िया चीज़ है कि वहाँ पर जितने भी वीडियोज़ हैं, ठीक है, जितने भी वीडियोज़ हैं, अल्टीमेट एक्सेस टू द प्लस कोर्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस टू द प्लस कोर्सेस. सारे चीज़ें आप जो है अनलिमिटेड देख सकते हैं और कभी भी कहीं पर भी देख सकते हैं. क्लियर है पॉइंट? अब देखो, अगर अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किए हो तो मैं सजेस्ट करूंगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है आपके डाउनलोड कर लीजिए, जो आपके प्ले स्टोर में मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर में या फिर ऐप स्टोर में अवेलेबल है, जिसमें आप फ्री क्लासेस भी ले सकते हैं. ठीक है, दीज आर द टॉप एजुकेटर हु आर द पार्ट ऑफ अनअकैडमी. वेल, अबाउट मी, आई एम पास आउट फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ब्योमकेश मेहर, एंड ऑल्सो पास आउट फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय. देन अगर जैसे कि किसी भी प्रकार का क्वेरीज है, किसी भी प्रकार का डाउट है, आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इसमें जुड़ सकते हैं. unacademy@byomkesh meher के नाम पे आप मेरे से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं. किसी भी प्रकार का क्वेरीज है, किसी भी प्रकार का डाउट है, आप मुझे पूछ सकते हैं. और देखिए, सब्सक्रिप्शन की मैं अगर बात करूं तो जो रेफरल कोड है, माई रेफरल कोड इज़ BM Live. BM Live करते हो तो आपको जो है बेटा 10% का डिस्काउंट मिलता है. यू आर गेटिंग 10% डिस्काउंट बाय अप्लाइंग BM Live. और 1 साल का आपका पड़ जाएगा 44,550 और 2 साल का आपका पड़ जाएगा 64,800. देन सबसे बढ़िया चीज़ जो है आइकनिक सब्सक्रिप्शन, उसका भी जो रेफरल कोड है बेटा सेम रहेगा. उसका भी रेफरल कोड है BM Live में, जिसमें आपको 10% का जो है डिस्काउंट मिलेंगे, 10% का आपको डिस्काउंट मिलेंगे. उसके साथ जो है यहाँ पर भी 1 साल का आपको पड़ेगा 62,000 और 2 साल का आपको पड़ेगा 96,000. देखिए यहाँ का खासियत क्या है, आपको जो है स्पेशल मेंटर मिलेंगे, स्पेशल गाइड मिलेंगे, जो हर एक स्टेज में, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, हर एक स्टेज में आपको गाइड करेंगे. व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेंस में, प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज, ये सब जो है यहाँ पर डिस्कशन किए जाएंगे. क्लियर है? सो दिस इज माई रेफरल कोड BM Live, यू विल गेट 10% डिस्काउंट. ठीक है, ध्यान रखना, दिस इज माई रेफरल कोड. अगर 10% डिस्काउंट मिलेगा और कुछ भी क्वेरीज है, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या फिर स्ट्रेटेजी या फिर कोई सब्सक्रिप्शन, कुछ भी क्वेरीज है, आप उससे unacademy@byomkesh meher से जुड़ सकते हैं. ठीक है, आप सीधा सलग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. ठीक है, यस. सो आज का टॉपिक है नीति आयोग. देखिए, उससे पहले मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था
एंड इन दैट टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्लानिंग कमीशंस। प्लानिंग कमीशन में हमने सारे प्लान्स के बारे में चर्चा की थी अप टू 12th 5 ईयर प्लान्स की कौन सा प्लान में किस चीज़ में फोकस की गई थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्लान फोकस ऑन द एग्रीकल्चर, सेकंड प्लान फोकस ऑन द इंडस्ट्रीज, थर्ड प्लान फोकस ऑन द सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। इस प्रकार से सारे प्लान्स के बारे में डिटेल में हमने बात किया था। तो अब जो मैं बात करूंगा दैट इज नीति आयोग। तो वो प्लानिंग कमीशन जो 12th 5 ईयर प्लान, देखिए 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 2017 तक हुआ था। जो 12th नंबर 5 ईयर प्लान है 12th नंबर 5 ईयर प्लान जो चल रहा था 2012 से लेकर 2017 तक मनमोहन सिंह के टाइम से शुरुआत हुई थी। बट जब नरेंद्र मोदी जी आए थे 2014 में ही, तो उनके आने के बाद जो है उस प्लान को ख़त्म कर दिया गया और उसके जगह पे 1 जनवरी 2015 में एक नया चीज़ें का गठन हुई, नया कमीशन का गठन हुआ। उसका नाम है नीति आयोग, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो उसको हटा के एक नया चीज़, ए बॉडी ऑफ एक्सपर्ट प्रोवाइडेड एडवाइस एंड आइडियाज ऑन द स्पेसिफिक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो ये नीति आयोग को पॉलिसी थिंक टैंक भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना 12th 5 ईयर प्लान को ख़त्म कर दिए गए और नरेंद्र मोदी जी आने के बाद, बीजेपी गवर्नमेंट पावर आने के बाद उस प्लान को ख़त्म करके एक नया शुरुआत हुआ था 1 जनवरी 2015 से। उसको कहा जाता है नीति आयोग। अब हालांकि इट्स ए डिबेटेबल टॉपिक कि प्लानिंग कमीशन अच्छा था या नीति आयोग अच्छा है। प्लानिंग कमीशन से कुछ कमी थी या नीति आयोग में कुछ कमी है, कि विच इज़ बेटर हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि नीति आयोग है क्या, कि नीति आयोग किस चीज़ में कौन कौन सा चीज़ है जो है नीति आयोग में शामिल किया गया और कौन कौन सा चीज़ें जो है नीति आयोग में शामिल नहीं किया गया। चलिए ये सब चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं। पहला दोनों में कंपैरिजन में बता देता हूँ कि प्लानिंग कमीशन क्या था और नीति आयोग क्या था। उसके बाद हम लोग एक एक करके आएंगे। देखो तीनों बेसिक डिफरेंट है। एक है कंट्रोल की बात करते हैं, एक है डायरेक्शनल अप्रोच की बात करते हैं, एक है फंड एलोकेशन की बात करते हैं। ठीक है, हालांकि प्लानिंग कमीशंस पहले जो ये कहा जाता था, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म प्लानिंग कमीशन का ये था कि ये केवल जो है सेंट्रल प्लान था। सेंटर में जो भी चीज़ें होती थी स्टेट गवर्नमेंट को मानना पड़ता था मजबूरी में, चाहे उनको पसंद आए चाहे उनको पसंद नहीं आए। तो एक तरफ से प्लान जो है थोपा जाता था, ये कहा जाता था कि प्लान जो है थोपा जाता था। सेंट्रल में कुछ भी प्लान बनेगा स्टेट गवर्नमेंट को उसको मानना पड़ेगा, ये चीज़ें थी प्लानिंग कमीशन में। अब जो है उसको हटा के डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर टू द ग्रास रूट लेवल ऑफ इकोनॉमी, ग्रास रूट लेवल को पावर देने की कोशिश की गई। जैसे कि सेंटर से स्टेट, स्टेट से लोकल गवर्नमेंट। अब हम बात करते हैं, एक है अर्बन एरिया, एक है रूरल एरियाज। और रूरल एरियाज में आप देख सकते हो ग्राम पंचायत just give me few seconds. चलिए अब शुरू करते हैं, कोई याद कर रही होगी। चलिए एनीवे, हाँ तो पहले जो था ये कहा जाता है कि पहले कि प्लानिंग कमीशन जो है पावरफुल हुआ करता था, कि सारे प्लान जो है प्लानिंग कमीशन को ही दिए जाते थे। तो अब जो है प्लानिंग कमीशन के अंडर पंचवर्षीय योजना होती थी। सारी चीज़ें जो है प्लानिंग कमीशन एक सेंट्रल की तरफ से पॉलिसीज बनाया जाता था और उसको स्टेट लेवल पे उसको ज़बरदस्ती थोपा जाता था। अब जो है ऐसा नहीं है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर की गई है, कि ग्रास रूट लेवल ऑफ इकोनॉमी, जैसे कि मैं बात कर रहा था लोकल गवर्नमेंट, दैट इज़ रूरल एरियाज एंड अर्बन एरिया। जैसे कि पंचायत है, समिति सभ्य है, जिला परिषद है फॉर द रूरल एरियाज, अर्बन एरिया के लिए नगर पंचायत है, म्यूनसिपल काउंसिल है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। ये सब चीज़ों पे भी फोकस की गई। तो मतलब पहले ऐसा हुआ करता था जिसको हम लोग टॉप टू बॉटम पॉलिसी कहते हैं।
अब का जो अप्रोच है बॉटम टू टॉप पॉलिसी, मतलब पहले ऊपर में ऐसा प्लान किए जाते थे और नीचे वालों को फॉलो करना होता था, बट अब जो है नीचे वालों के लिए प्लान किए जाएंगे, मतलब नीचे वालों का प्रायोरिटीज होगा फर्स्ट। तो ये धीरे धीरे हम लोग बात करते हैं। देखिए द डिफरेंस बिटवीन द प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग, फर्स्ट थिंग है कि उनकी कंट्रोल की बात करते हैं। प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग में देखो, ठीक है, तो जो प्लानिंग कमीशन की बात करते हैं तो वो एब्सोल्यूट कंट्रोल था, कंप्लीट कंट्रोल था, ठीक है, एंड इट वाज ए वन वे फ्लो। इन शॉर्ट प्लानिंग कमीशन वाज ए डिक्टेटर। तो प्लानिंग कमीशंस को एक तरफ से डिक्टेटर के हिसाब से कहा गया है क्योंकि वो अपना मनमानी करता था, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी प्लान होते थे उसको स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट का कोई मतलब जबरदस्ती उनको मानना पड़ता था। दे डजंट हैव एनी ऑप्शंस। तो इसलिए ये जो है टोटल कंट्रोल ओवर द पॉलिसी। बट अब क्या किया गया है कि नो कंट्रोल एट ऑल, जस्ट लिमिटेड टू द बीइंग थिंक टैंक, विल नॉट क्रिएट द पॉलिसीज। अब जो है कोई पॉलिसीज नहीं बनाता या कोई पावर नहीं दिए गए उस लेवल पे, केवल जो है थिंक टैंक है, केवल जो है सुझाव करेगा। क्लियर है? उसके बाद देखो हम लोग बात करते हैं कि डायरेक्शनल अप्रोच में बात करते हैं। जैसे कि अभी मैं बात कर रहा था कि जो प्लानिंग कमीशंस है वो टॉप टू बॉटम पॉलिसीज है। देखो वो टॉप टू बॉटम पॉलिसीज का मतलब क्या है कि सेंट्रल लेवल पे प्लान होंगे, उसको स्टेट लेवल पे सारी चीज़ें उनको जो है मानना पड़ेगा। दे डजंट हैव एनी ऑप्शन टू डू दैट। और ये जो है बॉटम टू टॉप पॉलिसीज, बॉटम टू टॉप पॉलिसीज का मतलब है जो ग्रास रूट लेवल ऑफ इकोनॉमी के लिए किए जाएंगे, मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिवीजन ऑफ द पावर्स, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, ठीक है। तो ये देख सकते हो टॉप टू बॉटम पॉलिसी मेड पॉलिसी सेंट्रल लेवल पे बनते थे, उसको स्टेट लेवल पे जबरदस्ती मानना पड़ता था। यहाँ पर जो है स्टेट लेवल पे, उसके साथ साथ आज के डेट में जैसे कि गवर्निंग काउंसिल है जिसमें ऑल द चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स आर इंक्लूडेड। उसके बाद और एक देखो फंड एलोकेशन की बात करते हैं। फंड एलोकेशन के मामले में, तो फंड एलोकेशन के मामले में प्लानिंग कमीशन का देखिए, एलोटेट गवर्नमेंट फंड्स एट स्टेट एंड नेशनल लेवल फॉर द डिफरेंट प्रोग्राम्स दैट द कमीशन डीम्स नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट। किसी भी प्रकार का डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होती थी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में, ये जो है फंड प्रोवाइड करता था। प्लानिंग कमीशन प्रोवाइड द फंड्स, बट नीति आयोग के पास फंड देने का किसी भी प्रकार का पावर नहीं है। हैज नो पावर टू एलोकेट द गवर्नमेंट फंड्स। देखो, हैज नो पावर टू एलोकेट द गवर्नमेंट फंड्स। इट विल ओनली प्रोवाइड आइडियाज फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ द डिफरेंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। केवल आइडियाज देगा इकोनॉमिक ग्रोथ का, फंड देने का पावर उसके पास नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कंट्रोल की बात होती है, ये एब्सोल्यूट पावर है, डिक्टेटर है, ये जो है थिंक टैंक है, और ये जो है टॉप टू बॉटम पॉलिसीज है, ये जो है बॉटम टू टॉप पॉलिसीज। देन अगेन फंड के मामले में कंप्लीटली एलोकेट करता था स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो है नीति आयोग फंड नहीं करता है लोग। क्लियर है? अब देखो उनका मेंबर्स के बारे में मैं थोड़ा सा बात कर देता हूँ। कंपोजिशंस ऑफ द नीति आयोग वर्सेस द प्लानिंग कमीशंस, ठीक है। अब देखो ये है नीति आयोग, प्रेजेंटली जो बना है नीति आयोग, और ये जो है प्लानिंग कमीशंस, ठीक है। प्लानिंग कमीशन में पहले देख लीजिए, फर्स्ट देख लीजिए प्लानिंग कमीशंस में। तो प्लानिंग कमीशन में मैं भी जो हेड हुआ करते थे वो है चेयरमैन, और चेयरमैन कौन हुआ करते थे? वो है प्रधानमंत्री। तो प्लानिंग कमीशन में भी हेड हुआ करते थे चेयरमैन, हालांकि यहाँ पर भी जो हेड हैं वो है चेयरपर्सन, जो है वो है प्राइम मिनिस्टर है। ये दोनों में सिमिलरिटी है, ध्यान रखना। तो प्लानिंग कमीशन का भी हेड कौन हुआ करते थे? दैट इज प्रधानमंत्री। और आज के डेट में नीति आयोग का भी हेड कौन है? प्रधानमंत्री। दोनों में सेम है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो सेकंड पद हुआ करता था वो है डेप्यूटी चेयरमैन। चेयरमैन के बाद जो सेकंड पद होता था डेप्यूटी चेयरमैन, वो कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक में हुआ करता था, कैबिनेट मिनिस्टर रैंक में हुआ करता था। और यहाँ पर देखो खाली फर्क इतना है, डेप्यूटी चेयरमैन को रखा गया है वाइस चेयरमैन, हालांकि ना मतलब पोजीशन सेम है, जैसे कि डेप्यूटी है यहाँ पर वाइस चेयरमैन है। एंड टू बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये कौन अपॉइंट करेंगे? वो प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर और एक चीज़ है कि मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर द प्लानिंग, तो मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स को भी इंक्लूड किए जाते हैं फॉर द प्लानिंग। एंड उसके साथ साथ देखो मेंबर्स में मिनिस्टर ऑफ द स्टेट रैंक देर आर 8 ड्यूरिंग द 2009 एंड 10। तो मेंबर्स में मिनिस्टर ऑफ द स्टेट रैंक को भी शामिल किया जाता है। मतलब जितने भी यहाँ पर सिंपल सी बात है, देखो पहले में देखो फर्स्ट है प्रधानमंत्री हुआ करते थे चेयरमैन, देन उसके बाद डेप्यूटी चेयरमैन, देन उसके बाद ये जो है एनडीसी के द्वारा गाइडेंस होता था। एनडीसी का मतलब क्या है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल।
नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद। हालांकि मतलब प्लानिंग कमीशन प्लान तय करता था, बट दैट वाज फाइनल शेप वाज गिवन बाय द एनडीसी। एनडीसी जब तक फाइनल शेप नहीं देता था, पंचवर्षीय योजना या कोई भी प्लान नहीं बनता था, ठीक है। एंड उसमें जो है मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर द प्लान्स, एंड उसके साथ साथ जो 2009 एंड 14 में 8 थे मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स में। अब देखो नया चीज उसमें जो हुआ है, देखो एक नया चीज हुआ है वो है गवर्निंग काउंसिल। एक नया चीज हुआ है वो है गवर्निंग काउंसिल, जिसमें शामिल किया गया है गवर्निंग काउंसिल में सीएम ऑफ ऑल द स्टेट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। मतलब जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं सबको शामिल किया जाएगा, सीएम ऑफ ऑल द स्टेट्स एज वेल एज लेफ्ट, जहां पर जैसे कि यूनियन टेरिटरीज में सीएम नहीं होते हैं तो वहां पर क्या होगा, यूटीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, ठीक है। ये एक नया एडिशंस था जो कि प्लानिंग कमीशन में नहीं था, ठीक है। उसके साथ साथ देखो रीजनल काउंसिल होते हैं फॉर द स्पेसिफिक टेन्योर। तो रीजनल काउंसिल फॉर द रीजनल डेवलपमेंट फॉर द स्पेसिफिक टेन्योर, ये भी वहां पे नहीं था, ये नया एडिशंस है, ठीक है। उसके बाद मेंबर्स में देखिए फुल टाइम मेंबर्स, एक यहां पर रखा गया था सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि सेक्रेटेरिएट रैंक में है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एंड एक है पार्ट टाइम मेंबर्स, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं पार्ट टाइम मेंबर्स। उसके साथ साथ एक्स ऑफिशियो मेंबर में से 4 होते हैं यूनियन मिनिस्टर्स में से। अभी मैं एक एक करके डिटेल में बता रहा हूँ। तो वन सेकेंड देखिए, एक होती है फुल टाइम मेंबर, एक होती है सीईओ, पार्ट टाइम मेंबर मैक्सिमम 2 साल के लिए, या एक्स ऑफिशियो मेंबर 4 फ्रॉम द यूनियन कैबिनेट। तो ये थे प्लानिंग कमीशंस के, ठीक है। ये सब नए हैं, जो कि ये सब जो है नीति आयोग में नए हैं, जो कि प्लानिंग कमीशन में नहीं था, ठीक है। अब देखो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले जो है रीजनल काउंसिल। रीजनल काउंसिल में कौन कौन मेंबर्स होते हैं? रीजनल काउंसिल में देखो, एक तो चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट, सभी राज्य के मुख्यमंत्री। उसके साथ साथ अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो क्या होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा यूनियन टेरिटरीज के, सो दे, ठीक है, वो रहेंगे। और दीज आर चेयर बाय द चेयरपर्सन, मतलब ये सब जो है प्रधानमंत्री के अंडर रहेंगे। आप देख सकते हो रीजनल काउंसिल में दीज आर converted by the prime ministers and compromise of the CM of the states। तो ध्यान रखना, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स, सभी राज्य के मुख्यमंत्री। उसके साथ साथ देखो जहां पर मुख्यमंत्री नहीं है, जैसे कि यूनियन टेरिटरीज में, तो वहां पर कौन, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये सबको शामिल किया गया। तो याद रखना सिंपली, सीएम ऑफ ऑल द स्टेट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटीज, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। उसके साथ साथ देखो स्पेशल इन्वाइटीज। उसके बाद देखिए यहां पर होते हैं स्पेशल इन्वाइटीज में, चाहे एक्सपर्ट हो सकता है, चाहे स्पेशलिस्ट हो सकता है, एंड प्रैक्टिशनर विद द रेलिवेंट डोमेन नॉलेज एज स्पेशल इन्वाइटी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। मतलब स्पेशल इन्वाइटी को अगर किसी फील्ड में, चाहे साइंटिफिक फील्ड हो सकता है, चाहे लिटरेरी फील्ड हो सकता है, चाहे किसी भी फील्ड हो सकता है, तो स्पेशल इन्वाइटी अपने अपने फील्ड का जो एक्सपर्ट है, इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट हो सकता है, जुडिशियल लेवल पे एक्सपर्ट हो सकता है, उसको भी रखा जाते हैं। उसके बाद देखिए एक होता है फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क। इट कॉम्प्रोमाइज इन एडिशन टू द प्राइम मिनिस्टर्स एंड द चेयरपर्सन, प्राइम मिनिस्टर एंड द चेयरपर्सन। उसके बाद देखो वाइस चेयरमैन, ठीक है, वाइस चेयरमैन ही इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स एंड ही एंजॉय द रैंक ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर। तो वाइस चेयरमैन, चेयरमैन के नीचे जो है वाइस चेयरमैन होते हैं, वो है, उसमें क्या था प्लानिंग कमीशन में कि डेप्यूटी चेयरमैन था, जैसे कि मोन्टे सिंह आलूवालिया थे। तो अभी कौन है जो यहाँ पर जो है वाइस चेयरमैन है, ठीक है। जैसे कि पहला वाइस चेयरमैन जो है कौन थे, अरविंद पनगरिया थे, है ना। देन उसके बाद देखो फुल टाइम मेंबर्स दे एंजॉय द रैंक ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। देखो मिनिस्टर ऑफ द स्टेट मतलब देखो मिनिस्टर का जो रैंक होती है बेटा, सबसे हाईएस्ट रैंक होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स, देन होता है एमओएस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, एंड देन होता है डेप्यूटी मिनिस्टर्स। तो मिनिस्टर्स को 3 रैंक में डिवाइड किया गया। मिनिस्टर को ब्रॉडली 3 रैंक में डिवाइड किया गया है। पहला रैंक है कैबिनेट मिनिस्टर, जो टॉप लेवल पे मंत्रालय होती है, रेलवे, डिफेंस, लॉ, फिनांस, ये सब चीज़ें। उसके बाद एमओएस सेकंड रैंक ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, या फिर वो इधर टॉप रैंक के असिस्टेंट होते हैं, या फिर छोटे छोटे मंत्रालय उनके पास होती है। और एक होते हैं डेप्यूटी होते हैं, उनके पास इंडिविजुअल लेवल पे मिनिस्ट्री नहीं होती है, ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ द कैबिनेट। तो ये दोनों कैबिनेट और मिनिस्टर ऑफ द स्टेट दोनों ही कैबिनेट के हिस्सा हैं। तो ये कौन सा रैंक में होती हैं कि जो रैंक ऑफ ए मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, एमओएस कहा जाता है, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कहा जाता है, ठीक है। देन पार्ट टाइम मेंबर मैक्सिमम 2,
पार्ट टाइम मेंबर जो है मैक्सिमम 2 हो सकते हैं पार्ट टाइम मेंबर, ठीक है। ये भी खासकर कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस का हेड हो सकते हैं, मतलब जिनका ये भी एक स्पेशलिस्ट ये होते हैं, ठीक है। और पार्ट टाइम मेंबर्स हु वुड बी ऑन ए रोटेशन, ये रोटेशन बेसिस पे हो सकते हैं, मतलब किसी को 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए भी रखा जा सकता है पार्ट टाइम मेंबर को। देन उसके बाद होता है सीईओ, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। और ये जो है सेक्रेटरी लेवल पे होता है, रैंक ऑफ द सेक्रेटरी लेवल। सेक्रेटरी लेवल मतलब जो आईएएस ऑफिसर होते हैं जो प्रमोटेड होंगे वो मतलब सेक्रेटरी लेवल पे होंगे, और उसको अपॉइंट कौन करता है, ये अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है। और ये सीईओ रैंक मतलब सेक्रेटरी रैंक में होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ, ठीक है। उसके बाद देखो एक्स ऑफिशियल मेंबर 4 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक्स ऑफिशियल मेंबर कितने होते हैं, 4 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स आर देयर, 4 एक्स ऑफिशियल मेंबर आर देयर। और ये कहाँ से ले जाते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक से ले जाते हैं, मिनिस्टर से। 4 मेंबर्स ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये भी कौन नॉमिनेट करता है, प्राइम मिनिस्टर। उसके साथ साथ सेक्रेटेरिएट एज ए डीम्ड नेसेसरी, अगर जरूरत है तो सेक्रेटेरिएट, ठीक है। देन तो ये था कंपोजिशंस, ठीक है। अब देखो हम लोग बात करते हैं कि फंक्शन ऑफ द नीति आयोग, नीति आयोग का काम क्या है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग का काम क्या है। तो देखो पहला चीज है फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। देखो कोऑपरेटिव फेडरल का मतलब क्या है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द फेडरल। फेडरल का मतलब होता है डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, है ना। तो यहाँ पर सबसे बड़ी कोशिश की जाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ यहाँ पर हमने बात किया है लोकल गवर्नमेंट को भी प्रायोरिटीज देना, ये सबको भी फोकस करने की बात की गई है इसमें। उसके बाद देखो डिज़ाइन द पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम्स एंड फ्रेमवर्क्स, मैंने बताया था हालांकि जो फंड एलोकेट करने का पावर नहीं होती है, बट कि डिज़ाइन कैसे होगा, पॉलिसीज कैसे बनेगा, वर्क एज ए यू कैन से थिंक टैंक, वर्क एज ए थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये काम करती है। देन एक्ट एज ए रिसोर्स सेंटर और नॉलेज हब, तो नॉलेज हब और रिसोर्स सेंटर के हिसाब से भी काम करती हैं। उसके साथ साथ मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, तो साथ ही साथ मॉनिटर करना, इवैल्यूएट करते रहना, दिस इज द वर्क ऑफ द फिनांस, दिस इज द वर्क ऑफ द नीति आयोग। उसके साथ साथ 7 पिलर्स ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस। अगर इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए कौन कौन सा 7 पिलर्स चाहिए, सबसे पहला चीज है प्रो पीपल। प्रो पीपल दैट इज फुलफिल द एस्पिरेंट ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज इंडिविजुअल। प्रो पीपल का मतलब है लोग जो चाहते हैं उस चीज को पूरा किया जाए, लोग जो पसंद करते हैं उस चीज़ को पूरा किया जाए। और देखो सरकार तभी तब तक चलेगी जब तक लोगों का बेनिफिट करेंगे या लोगों का भलाई करेंगे, और लोगों का भलाई नहीं कर पाए, अपना ही अच्छे दिन आने वाले हैं, अगर अपना अच्छे दिन केवल आएंगे, देश के अच्छे दिन नहीं आएंगे, तो देश का अच्छे दिन आना चाहिए। तो डेवलपमेंट फॉर द पीपल। उसके बाद जो है प्रो एक्टिविटीज दैट इज एन इन एंटिसिपेशन ऑफ एंड रेस्पॉन्स ऑफ द सिटीजन नीड। प्रो एक्टिविटीज़ का मतलब है किसी भी प्रकार, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोरोना का सिचुएशन चल रहा है, अगर कोरोना का सिचुएशन में गवर्नमेंट ने पूरी तरह से इंटरफेयर नहीं किए होते तो शायद भारत जैसा कंट्री में जिस प्रकार से हम लोग का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, बहुत खतरनाक सिचुएशन हुआ होता, नंबर 1 में हम लोग होते उस टाइम से ही, पता नहीं आज के डेट में कितने लोगों का डेथ हो जाता। तो ये जो चीज़ें हैं कि प्रोएक्टिव, कुछ होने से पहले जो है मतलब उसका सॉल्यूशन करना। उसके साथ साथ पार्टिसिपेशन, ऑब्वियसली बात है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सिटीजन, पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा, हर एक चाहे इलेक्शन में हो, हर एक चीज़ों में हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेट हो। उसके बाद देखिए एम्पावरिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, महिला सशक्तिकरण के बारे में बात की गई, डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है। देन देखो इंक्लूसन ऑफ ऑल। इंक्लूसन ऑफ ऑल का मतलब है जैसे कि SC ST माइनॉरिटीज़, जैसे कि SC हैं, ST हैं, OBC हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, महिलाएं हैं, वुमेन हैं, तो ये सब की डेवलपमेंट की बात करना, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ वुमेन, ये सब की डेवलपमेंट करना। तब तक खाली केवल जो है
देश तभी डेवलप करेगा जब सामूहिक विकास होगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होंगे। देन उसके बाद क्या है, इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी, हर एक मामले में जो है बराबर बराबर भी होना चाहिए। देयर शैल नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन एंड बर्थ प्लेस, इक्वालिटी। देन सबसे बढ़िया चीज है ट्रांसपेरेंसी, मेकिंग गवर्नमेंट विजिबल एंड रेस्पॉन्सिव। तो गवर्नमेंट को जो है ट्रांसपेरेंसी होना भी तो बहुत जरूरत है। दीज आर द 7 इफेक्टिव गवर्नमेंट्स, पिलर्स ऑफ द इफेक्टिव गवर्नमेंट्स। उसके बाद देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ द नीति आयोग। नीति आयोग का काम क्या था, जो मैंने बताया था कि सबसे पहले बात की गई थी कि फोस्टरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होने की कोशिश करना। स्टेट अगर इन्वॉल्व होगा तो पंचायत का भी डेवलपमेंट होंगे, म्यूनसिपालिटी का भी डेवलपमेंट होगा। केवल सेंटर ही अपने हिसाब से पॉलिसीज थोपेगा तो देश का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको कहा जाता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट्स। स्टेट इन्वॉल्वमेंट होने का मतलब है पंचायती राज, म्यूनसिपालिटी, ये सब भी इन्वॉल्वमेंट होगा, लोकल गवर्नमेंट भी। उसके बाद देखो फॉर्मुलेशन ऑफ द प्लान एट द विलेज लेवल, एग्रीगेट एट द हायर लेवल, वही चीज़ें, ठीक है। विलेज लेवल पे प्लान करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का डेवलपमेंट होगा। Then special attention to the sections at risk of not benefiting adequated from the economic progress. तो special attention देना special section को। Then economic policies that incorporate the national security interest, ठीक है। ऐसे economics policy बनाए जो कि national का threat ना हो, national security के लिए काम करे। उसके बाद जो है इनोवेशंस, इंप्रूवमेंट, हमेशा जो है कंस्टेंट इनोवेशन या इंप्रूवमेंट होना जरूरी है, ठीक है। उसके साथ साथ जो है वर्क एज ए थिंक टैंक, पॉलिसीज, किसी भी प्रकार का पॉलिसी जरूरी नहीं कि एक बार पॉलिसी बनाया गया उसको हमेशा फिक्स किया जाए, उसमें भी इंप्रूवमेंट लाया जाए, ठीक है। देन उसके साथ साथ क्रिएटिंग ए नॉलेज, इनोवेशंस, एंटरप्रेन्योरल सपोर्ट, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएशन, इनोवेशन या फिर एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। प्लेटफॉर्म फॉर द रिजोल्यूशंस ऑफ इंटरसेक्टरल, इंटरडिपेंडेंटल इश्यूज एंड रिसर्च एंड गुड गवर्नेंस एंड फोकस ऑन द टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। तो जितना ज़्यादा गुड गवर्नेंस, अच्छा सुशासन होगा, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन जैसा होगा, उतना ज़्यादा देश का विकास होगा, ठीक है। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नीति आयोग, ठीक है। और पिछले क्लास में मैंने कंपैरिजन भी किया था नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन में डिटेल में, ठीक है, वो भी देख सकते हो। प्लानिंग कमीशन मैंने डिटेल में बताया था। तो ये आज का जो टॉपिक था नीति आयोग था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे।